नमस्ते। तो आज हम सर्कुलर मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, दे आर काइंड ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चंस जिसमें डायनेमिक्स काइनेमेटिक्स सब कुछ यूज हो सकता है। ओके, एंड इसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओके, सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो लिखिए इस क्वेश्चन में, ए स्मूथ सर्कुलर वायर ट्रैक a smooth circular wire track of radius capital R is fixed in a vertical plane as shown. तो एक स्मूथ सेमी सर्कुलर वायर ट्रैक is fixed in a vertical plane. So this is vertical plane. Okay, given C is the center, this end is O. Now next, there is a small ring, okay, which is attached at one end of a spring and other end of spring is attached to point O. तो पॉइंट O से एक स्प्रिंग अटैच्ड है और उसके एक एंड पे एक छोटी सी रिंग है जो इस वायर फ्रेम में भी अटैच है और स्प्रिंग से भी, मींस रिंग कैन स्लाइड अलोंग द वायर फ्रेम. Okay, and at this instant, say call this point as P. At this instant, spring is making an angle 60 degree with the vertical. Okay, mass of this ring is M and spring constant is mg by r. और ये भी दिया है natural length. This is also given to you that natural length of spring is 3r by 4. This is the question here. Okay, now आगे लिखे, the ring is released from rest at point P. From rest at point P, find normal force and tangential acceleration of the ring just after the release. Okay, let's start the question then. अच्छा, इसमें फोर्सेस कौन कौन से आ रहे होंगे, रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम और इसमें सर्कुलर मोशन का क्या यूज है. तो सर्कुलर मोशन का इसमें यही है कि ये जो रिंग है इट इज कंस्ट्रेंट टू स्लाइड अलोंग द वायर, और वायर के अलोंग स्लाइड करेगी तो उसका जो पाथ रहेगा रिंग का वो सर्कल रहेगा. तो ये रिंग कैसे मोशन करने वाली है, सर्कुलर. हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, वायर लूप इज स्मूथ तो फ्रिक्शन तो है नहीं और mg लग रहा है. अच्छा, ये वर्टिकल प्लेन है, मींस सर्कल वर्टिकल प्लेन में है तो mg पार्टिसिपेट करेगा सर्कुलर मोशन में. हॉरिजॉन्टल प्लेन में mg पार्टिसिपेट नहीं करता है. तो सबसे पहले मैंने mg का ही फोर्स लगा दिया यहाँ पे. ठीक है, सो देयर इज ए फोर्स mg. और कौन सा फोर्स हो सकता है यहाँ पे, नॉर्मल. अब नॉर्मल रिंग के ऊपर टुवर्ड सेंटर ही लगेगा या अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा, बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस और वायर भी एक सरफेस है, वो सर्कल है तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास करना चाहिए. अब डिपेंड करता है कि ये रिंग जो वायर लूप है उसे बाहर की तरफ प्रेस कर रही है या अंदर की तरफ. अब ऐसे तो हम बता नहीं सकते, तो हम किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर लेंगे, किसी भी मतलब है या तो सेंटर की तरफ या सेंटर से दूर. पॉजिटिव आ गया तो हमारी डायरेक्शन सही है, नेगेटिव आ गया तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में. सो आई रियली डू नॉट नो. तो मैं मान लेता हूं, मान लो रिंग जो है वो इसे बाहर की तरफ प्रेस कर रही है तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स मैंने एक्ट करा दिया विच इज लाइक दिस. ठीक है, सो हियर इज द नॉर्मल. नाउ एक फोर्स लगाएगा कौन, स्प्रिंग. अब स्प्रिंग दो टाइप की फोर्स लगा सकती है, पुल कर सकती है या पुश कर सकती है. पुल कौन सी स्प्रिंग करती है, एलोंगेटेड. पुश कौन सी करती है, कंप्रेस्ड. तो हमें चेक करना है कि सच में अभी स्प्रिंग की स्टेट क्या है. वो कैसे चेक करें, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ हमारे पास है 3r/4. अगर हम इस मोमेंट पे स्प्रिंग की लेंथ निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा. वेल कैसे निकाल सकते हैं, वेल लुक इनटू दिस ट्राइंगल OCP. मैं इसे अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूं, दिस ट्राइंगल OCP. O, here is C and this is P. ये एंगल दिया हुआ है मुझे 60 डिग्री.
सीपी क्या है आपकी रेडियस, और सीओबी क्या है रेडियस। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा, तो फिर ये तीसरा एंगल बचा हुआ भी 60 हो जाएगा। इसका मतलब ट्राइंगल ओसीपी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसका मतलब ओपी की वैल्यू भी कितनी आएगी आर, एंड ओपी इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग एट दिस मोमेंट। नाउ यू चेक, नेचुरल लेंथ 3r/4, अभी लेंथ r बड़ा 3r/4 बड़ा, r बड़ा, इसका मतलब स्प्रिंग is in elongation at this moment, spring is in elongation। ठीक है, और elongated spring क्या करती है पुल करती है। तो भाई स्प्रिंग फोर्स कैसा आ गया, यहां पे स्प्रिंग फोर्स आ गया पुल टाइप का। सो हियर इज द स्प्रिंग फोर्स, ऐसा। ठीक है, सो दिस इज स्प्रिंग फोर्स एफएस। ऑलराइट, अब सर्कुलर मोशन के क्या रोल है यहाँ पे, कि सर्कुलर मोशन में फोर्सेस हमें कैसे रिजॉल्व करने होते हैं, टेंजेंशियल एंड रेडियल, दैट यू हैव टू टेक केयर, क्योंकि हम उन दोनों डायरेक्शंस का एक्सेलरेशन जानते हैं। वेल, पी पॉइंट पे रिंग के पास वेलोसिटी है क्या, जी नहीं, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा, मींस रेडियल डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे, है ना। और टेंजेंशियल में हो सकता है कुछ एक्सेलरेशन हो, तो रिजॉल्व कर लेते हैं भाई। ये एंगल आपके पास कितना है, ये भी 60 है, ट्राइंगल से देख सकते हैं ये भी 60 है। लेट अस रिजॉल्व इन रेडियल एंड टेंजेंशियल। तो रेडियल डायरेक्शन एक तो ये हो गई आपकी, और टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गई ये, दिस इज टेंजेंशियल। एंगल वगैरह ढूंढ लेते हैं। तो एफ एस का तो देख ही रहा है एंगल, एम जी का चाहिए अपने को। तो सीओ और एम जी पैरेलल होंगे, है ना, ये वर्टिकल ही है, तो फिर ये एंगल 60 है, तो फिर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो रिजॉल्व कर ले। तो इधर कंपोनेंट कितना बनेगा इसका, एम जी कॉस 60, ठीक है, इधर एम जी साइन 60। चलिए भैया, एम जी रिजॉल्व हो गया रेडियल एंड टेंजेंशियल में। नॉर्मल ऑलरेडी रेडियल में है, कोई रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एफ एस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एफ एस का एक कंपोनेंट तो बनेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, रेडियल में, और ये हो जाएगा अपने पास एफ एस कॉस 60, और एक बनेगा टेंजेंशियल में, और ये हो जाएगा एफ एस, इधर लिख दे रहा हूं मैं, साइन 60। तो मिला जुला के रिंग के ऊपर कितने फोर्सेस आ गए, एफ एस रिजॉल्व हो चुका है, एम जी रिजॉल्व हो चुका है, मतलब एफ एस को मैं अभी इसे डैश डैश दिखा देता हूँ, अब इसको काउंट नहीं करेंगे, इसके कंपोनेंट आ गए, ठीक है, एम जी ये भी गया। तो कुल मिला के टेंजेंशियल डायरेक्शन में 2 फोर्स हैं एक ही डायरेक्शन में, और रेडियल में 3 है, नॉर्मल एफ एस कॉस 60 एंड एम जी कॉस 60। ठीक है, तो इक्वेशन सर्कुलर मोशन में कैसे लगाते हैं, नेट फोर्स एफ नेट सेंट्रीपिटल या टुवर्ड सेंटर, यस, इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरी इक्वेशन रहती है एफ नेट टेंजेंशियल इज इक्वल टू एम इंटू 80। ये इक्वेशन अपन यूज करते हैं सर्कुलर मोशन में। एसी कैसे निकालते हैं, वी स्क्वायर बाय आर से, सी राइट इट एज एम वी स्क्वायर बाय आर, बट इन दिस केस एट पॉइंट पी अपन कब लगा रहे हैं, एट पॉइंट पी आपका जो v है वो 0 है, v 0 है, तो इसलिए ac 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर 0 होना चाहिए। सो लेट अस राइट नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कौन कौन से हैं, नॉर्मल प्लस एफ एस कॉस 60, मतलब एफ एस बाई 2 हो जाएगा, माइनस एम जी कॉस 60 यानी एम जी बाई 2 इक्वल टू 0। तो नॉर्मल की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जा रही है एफ एस बाई 2 प्लस एम जी बाई 2, इफ आई एम, या यहां माइनस आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर नॉर्मल, वी कैन फ्रेम इट इक्वेशन 1। नाउ दिस इक्वेशन नेट फोर्स एंड टेंजेंशियल, इट इज एम जी साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2 प्लस एफ एस साइन 60 वो भी √3/2 इज इक्वल टू एम इंटू 80। तो आपके पास जो 80 है वो आ जा रहा है √3 mg
plus root 3 fs by 2m. This is equation 2. अब आपको fs निकाल लेना होगा, स्प्रिंग फोर्स. और स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालते हैं? कम ऑन. स्प्रिंग फोर्स होता है आपका k into x. एंड व्हाट इज x? x is deformation. Yes. So deformation कैसे निकालेंगे? For that you need to find subtract natural length and the present length. तो स्प्रिंग फोर्स साइड में निकाल ले रहे हैं अपन. How much will you have? Fs. So Fs is kx. And kx k हमें दिया हुआ है mg by r. और x आप निकाल सकते हैं, प्रेजेंट लेंथ इज r एंड नेचुरल लेंथ इज 3r by 4. इस तरीके से हमारे पास Fs निकलेगा. तो Fs आ जाएगा mg by r into r by 4. So Fs comes out to be mg by 4. अभी Fs अपन पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो नॉर्मल आ जाएगा. इक्वेशन 2 में तो अपने पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा. चलिए कर लेते हैं. तो बाय इक्वेशन 1 है ना, इधर लिख दूं. There I don't have space, so I'm writing here by equation 1. I can write normal is equal to minus fs by 2 means minus of mg by 4 plus of mg by 2. आप LCM ले लीजिए, 8 आ जाएगा, है ना. तो what will you get if I take the LCM here? You get mg by 4. This is your answer for normal force. Now for 80, you can take root of 3 by 2 out. You'll have mg plus fs plus mg by 4. So you get 5 mg by 4 by m. Definitely m will cancel out, taking common. So you get what? 5 root 3 by 8 g. So this is what you get, the tangential acceleration at point P and normal force acting on the ring. अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया था हम फाइंड क्या क्या करना है. तो क्वेश्चन में फाइंड करना था आपको नॉर्मल फोर्स एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिंग. ठीक है, एट दिस इंस्टेंट. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे IIT 1996. उस टाइम ये सब्जेक्टिव हुआ करता था एग्जाम. So it was for 5 marks. Okay? All right. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, क्वेश्चन लिख लीजिए. ये भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर IIT क्वेश्चन ही है ये. लिखे 2 blocks of masses m1 equal to 10 kilogram, m2 equal to 5 kilogram. So there are 2 blocks of these masses m1 10 kilogram, m2 5 kilogram respectively. Are connected to each other by a massless inextensible string of length 0.3 meter. ठीक है, and they are placed along a diameter of a turntable. तो एक टर्न टेबल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चन. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगी, ठीक है. दिस इज अ टेबल. Here is the axis and it is rotating about this axis.
ठीक है, दिस इज अ टर्न टेबल। तो इस टर्न टेबल के एक डायमीटर के अलोंग इन ब्लॉक्स को रखा गया है। और आगे क्या बोल रहा है, लिखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड m1 इज 0.5। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू बिटवीन टेबल एंड m1 इज इक्वल टू 0.5, ये दिया हुआ है। एंड म्यू बिटवीन टेबल एंड m2 ये 0 है। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड m2। ठीक है, टेबल इज रोटेटिंग with angular velocity of 10 radian per second. Table is rotating with angular velocity of 10 radian per second about this axis. Okay. And the center is named as O. और लिख लीजिए, masses are placed along diameter of table on either side of the center O, such that mass m1 is at a distance of 0.124 meter. Mass m1 is at a distance of 0.124 meter. So something like this. So these masses are placed like this. ये आपका m1 है, ये m2 है, ये सेंटर है, स्ट्रिंग हिंज नहीं है ना। दे आर सिंपली प्लेस एज दैट दे आर आइदर साइड ऑफ O, और ये डिस्टेंस सपोज L1 है, ये L2 है। तो आपको L1 जो है वो कितना दिया हुआ है, 0.124 मीटर। फिर लंबा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगली लाइन फुल स्टॉप के बाद लिखिए, masses are observed to be at rest with respect to an observer on the turntable. Okay. Now calculate first part, frictional force on m1. This is first part. इसे सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड पे चलेंगे। तो आपको क्या करना है इस एनालिसिस में, आपको क्वेश्चन लिखना है, समझना है, कुछ डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन समझ के खुद से ट्राई करिए, पॉज करके, फिर देखिए कि कैसे सॉल्व कर रहा हूं। वेल, तो यहां पे एक बढ़िया सा सिचुएशन अपने पास है। ऑब्जर्वर जो है वो टर्न टेबल पर ही है, ठीक है। सो ऑब्जर्वर को आप कहीं भी बिठा दीजिए टर्न टेबल पे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वर को बिठा दिया। अभी ऑब्जर्वर खुद एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, मासेस इसे किस पे दिख रहे हैं, रेस्ट पे। तो सबसे पहले ये ऑब्जर्वर कौन से फोर्स अप्लाई कर देगा इन दोनों मासेस पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो खुद कैसा ऑब्जर्वर है, नॉन इनर्शियल, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा उसे। तो यहाँ जो स्यूडो फोर्स आएगा वो किस तरीके से आएगा, आप समझ पा रहे है ना। व्हाट इज रेडियस इन विच m2 इज गोइंग इज L2, रेडियस इन विच m1 is going is L1 as seen from ground। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इन पे फोर्स लग जाएगा m2 ओमेगा स्क्वायर L2, और इस पे लग जाएगा m1 ओमेगा स्क्वायर L1। ओके, L1 L2 आर रेस्पेक्टिव रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर मोशंस। ओके, और किसके फ्रेम में अपन सॉल्व कर रहे हैं, इन फ्रेम of an observer on the table। इसीलिए मुझे ये सेंट्रीफ्यूगल या स्यूडो फोर्स अज्यूम करने पड़े। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता चुका हूं कि यहां तो फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन नहीं है तो इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा होगा, टेंशन। बिकॉज टेबल से देखने पे तो ये इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, टेबल से देखने पे रोटेट होते हुए नहीं दिख रहा है ना। सो there must be some tension in the string. Let's call it T. Now it's the same string, not attached anywhere.
इट इज जस्ट पासिंग फ्रॉम ओ से अटैच नहीं है, तो इसमें जो टेंशन रहने वाली है वो सेम ही रहने वाली है। यहाँ भी टेंशन कितनी आएगी, टी। ठीक है, अच्छी बात है। बट M1 के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल एक्ट कर सकता है। उससे पहले अपन मासेस, इनका जो mg है वो लगा दें। सो विल mg अफेक्ट द सर्कुलर मोशन हियर? जी नहीं। m2g, n2, m1g, n1. So here mg is not participating in the circular motion. Okay. अब आपको पता है M2 पर कोई फ्रिक्शन एक्ट हो ही नहीं सकता, M1 पर हो सकता है। कितना हो सकता है वो निकाल के रख ले। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन M1 लेट अस कॉल Fs 1 मैक्स, वो कितना आएगा आपके पास, म्यू 1 इंटू N1। सो म्यू 1 की वैल्यू आपको 0.5 दी गई है। N1 विल बी इक्वल टू M1g। M1 आपको पता है, हाउ मच इज M1 इज 10 kgs, so you'll get it as 50 Newton. Yes. So 50 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। अब जरूरत होगी उस हिसाब से लगेगा, देखते हैं। तो सबसे पहले इस पे ना जाते हुए हम यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ से टेंशन सीधी सीधी आ जाएगी। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी निकलेगी अपने पास, T2 विल बी इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर L2। ऐसा क्यों लिख पाया मैं, बिकॉज इन फ्रेम ऑफ टेबल this block is in equilibrium, another block is also in equilibrium, so tension T, ये M2 पे लगा दिया, is this much. You can find out this number, make it equation 1. Now what about this one? So for this let us calculate these numbers, M1 omega square L, M2 omega square L, इनकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसके लिए L1 L2 वगैरह अपने पास होना चाहिए। L1 कितना है, 0.124। L2 कैसे निकाला जा सकता है, टोटल माइनस 0.124। तो अपन निकालेंगे इसे, तो ये कितना आएगा अपने पास, 0.67 और यहाँ पे 1, तो 0.176। आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। आपके पास M1 है, ओमेगा है, L1 है, M2 है, ओमेगा है, L2 है। तो अगर मैं वैल्यूज देखूं इनकी कितनी निकल के आती है, तो M2 ओमेगा स्क्वायर L2 जब आप नंबर्स पुट करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 88 बाय व्हेन यू पुट द नंबर्स। ठीक है, well, and how much is M1 omega square L1? M1 omega square L1 ये कितना निकल के आएगा, आप पुट कर लीजिएगा वैल्यूज। ठीक है, so it comes out to be 124 when you put the numbers, 124 न्यूटन। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इधर कितना लग रहा है 88 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 124 न्यूटन। तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए ऑन M1, फ्रिक्शन लगना चाहिए इधर की तरफ, पैरेलल इधर की तरफ। यस, सो दिस इज द फ्रिक्शन एंड दिस इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। देखते हैं कितना आता है Fs रिक्वायर्ड। सो ऑन M1 व्हाट विल यू राइट, ऑन M1 ये अपना M2 से निकल के आया है, तो M1 पे मैं लिखूंगा कि जो M1 ओमेगा स्क्वायर L1 है, it must be equal to T plus Fs required. Numbers is 124, 88 plus Fs required. What is Fs required? Difference, जरा difference लेते हैं अपन। तो 6, ठीक है, और and 3, 36 Newton. And what is the maximum available is 50 Newton. So will this requirement be fulfilled? Yes, so I can write as Fs required on M1, it is less than Fs max, so it will be fulfilled. Okay, so block will be stationary and friction act कितना हो रहा होगा, जितनी जरूरत है, और वो आएगा आपके पास 36 न्यूटन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, यही पूछा था आपके फर्स्ट पार्ट में, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन M1 अंडर दीज कंडीशंस। सो व्हाट इज गुड अबाउट दिस क्वेश्चन कि आप अगर यहां से स्टार्ट करते तो डिसाइड ही नहीं कर पाते हम कि ये फ्रिक्शन कितना होगा, हो सकता है 0 भी हो जाए, पर यहां से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे और कोई चॉइस ही नहीं थी, टेंशन को इसके इक्वली होना था। ठीक है, और सेम स्ट्रिंग है, टेंशन वही आ गई, फिर हम डिसाइड कर पाए कि फ्रिक्शन कितना और किधर एक्ट होना चाहिए। ओके, आई होप यू कैन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड दिस।
So this question is was asked in 1997. This was asked in IIT 1997. Okay. It was also for 5 marks. इसमें 2 और पार्ट हैं. चलो उन 2 पार्ट को भी कर लेते हैं. सेकेंड पार्ट लिखिए. What should be the minimum angular speed of the turntable at which masses will just start to slip from their positions. ठीक है. तो इस बार ओमेगा आपको पता नहीं है. इन द सेकेंड पार्ट यू डू नॉट नो ओमेगा. ठीक है. सो यू डू नॉट नो दिस, नाइदर यू नो दिस. ठीक है. अब क्या कंडीशन बोल दी कि भाई ओमेगा की कम से कम वैल्यू क्या हो कि ये मासेस स्लिप कर जाए. ठीक है. अब मासेस इसके स्लिपिंग का तो कोई सेंस नहीं है. हाँ, स्लिप कौन करेगा? ये m1. ओके. सो ये स्लिप कैसे करेगा? जब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाएगी. तुमने जस्ट स्लिपिंग बोला है तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन को किसके इक्वल रख दो आप? मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल. हो जाएगा सॉल्व. वैसे भी सोचो, आप ओमेगा बढ़ाते जाएंगे तो ये रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, है ना. तो डेफिनेटली टेंशन भी बढ़ती जाएगी. बट टेंशन में m2 आ रहा है और m2 छोटा है, यानी ये टर्म ज्यादा तेजी से बढ़ेगा एज कंपेयर टू दिस टर्म. तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी और एक ओमेगा ऐसा आएगा जिसको फ्रिक्शन मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा. आपने और बढ़ा दिया ओमेगा, देन दिस ब्लॉक विल डेफिनेटली स्लिप. ओके. सो नथिंग टू वरी अबाउट. तो जस्ट अबाउट टू स्लिप है, इसलिए यहां पे अपन क्या कर देंगे? fs max. So it will become fs max. Now you can start the question. You know the fs max. तो अभी जस्ट अबाउट टू स्लिप बोला, स्लिप हो तो नहीं रहा. तो वंस अगेन इन द फ्रेम ऑफ टेबल आप टेंशन को क्या ही लिखोगे? m2 ओमेगा स्क्वायर l2. और m1 पे जो इक्वेशन आप बनाओगे वो क्या लिखोगे? यू विल राइट t प्लस fs max इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर l1. t आपको पता है, बाय इक्वेशन 1 यू कैन पुट. तो व्हाट विल यू गेट? m2 ओमेगा स्क्वायर l2 plus fs max, which is 50, is equal to m1 omega square l1. What do you want? You want omega. So take this term to that side. So you get m1 l1 minus m2 l2. मैंने क्या कॉमन निकाल लिया? ओमेगा स्क्वायर. So omega comes out to be square root of 50 divided by m1 l1 minus m2 L2. आपको M1 भी पता है, L1 पता है, M2 पता है, L2 पता है. आप ये नंबर्स पुट कर सकते हैं. And when you do that, you get your answer. After the square root, I am writing as 11.67 radian per second. So it was second part. तो second part tough नहीं था अगर first part आपको समझ में आ जाता है तो. ठीक है? Okay. There is one more part. Let's solve that also. Right. थर्ड वर्ड है आपका, हाउ शुड द masses be placed with the string remaining tight so that no friction is acting on m1. एंड ये कंडीशन अब भी ट्रू है, दैट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द टेबल ब्लॉक्स आर नॉट स्लिपिंग. तो इस बार पूछ रहा है आपसे L1 L2 की वैल्यू. सिंपल टू से, ओके, what should be the values of L1 and L2 such that no friction is acting on M1 and they are also not slipping. Okay, so how to start? उसने मुझे ओमेगा भी नहीं बताया यहाँ पे. So ओमेगा को भी वेरिएबल ही मान लेंगे अपन. L1 L2 भी इस बार पता नहीं है. ठीक है, तो we do not know what are values of L1 and L2. So this is the information.
एंड हियर वी हैव टू सॉल्व। तो मान लेते हैं हमने ऐसे प्लेस कर दिया कि L1 L2 है और फ्रिक्शन अब एक्ट नहीं हो रहा है, तो जरूरी है क्या फ्रिक्शन एक्ट हो ही, बॉडी अगर स्लिप नहीं कर रही है तो? जी नहीं, अगर इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन देन इट विल नॉट एक्ट। अब ये बताओ रिक्वायरमेंट कब नहीं होगी फ्रिक्शन की? जब टेंशन अलोन कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर बोथ द ब्लॉक्स। और टेबल के फ्रेम में बोले तो टेंशन अलोन कैन बैलेंस सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। वेल एंड गुड, दे आर नॉट स्लिपिंग ना, है ना? तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे? फॉर M2 के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास? टेंशन मस्ट बी इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर L2। एंड फॉर M1 क्या इक्वेशन आ जाएगी अपने पास? Tension must be equal to m1 omega square L1. So can we equate? Yes, so we can equate. So you can write m1 omega square L1 is equal to m2 omega square L2 by 1 and 2. Okay, अब ओमेगा पे हमारा आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है, so what we got? L1 by L2 comes out to be m2 by m1, and what is m2 by m1? Is 5 by 10. So it comes out to be 1 by 2. So you can write L1 or you say L2 is twice of L1. Simple. ये एक रिलेशन यहां से निकल के आ गया. You may make equation 3. अब आपके पास L1 L2 का समेशन तो पता ही है, टोटल लेंथ 0.3. This is 4. So by using 3 and 4 can you solve for L1 and L2? चलिए कर लेते हैं. So by 3 and 4 आपको आंसर मिल जाएगा. देखिए क्या, तो L1 की वैल्यू कितनी है अपने पास? हाँ जी, L2 की जगह 2L1 पुट कर सकते हैं. सो 2L1 इज इक्वल टू 0.3. सो 3L1 इज इक्वल टू 0.3. सो L1 इज इक्वल टू 0.1. Well, once you get L1, you get L2 as 0.2. So if you placed these blocks such that L1 is 0.1, L2 is 0.2, in this situation there will be no need of friction for them to be in circular motion on the table without slipping. Okay, these were the 3 parts asked for 5 marks in 1997. So अब subjective तो नहीं है, but thinking and concept are still the same. Okay, so I hope you understood these questions. Okay, so let us solve next question. Okay, in this question, देखिए, there is a hemispherical bowl. Bowl मतलब कटोरा, ठीक है? There is a hemispherical bowl. बिल्कुल इस टाइप से, आधा स्फीयर, hollow. Rotating about an axis which is vertical and passing from center. Vertical and passing from center at speed omega. ठीक है? समझ रहे कैसे घूम रहा है? ये कटोरा रखा हुआ है, ऐसे घूम रहा है ना? ये आपके घर में मिल जाएगा, कुछ सब्जी अब्जी बनाते होंगे, इसमें है कुछ, यू कैन फाइंड आउट. ऑलराइट, एक कंचा लिया हमने. कंचा समझते हैं आप लोग, है ना? स्मॉल बॉल. उसे बड़े आराम से इसके लोअर मोस्ट पॉइंट पे प्लेस कर दिया. ठीक है, उसे बड़े आराम से इसके लोअर मोस्ट पॉइंट पे प्लेस कर दिया. सो हियर इज द लोअर मोस्ट पॉइंट. ओके, यहां हमने प्लेस कर दिया उसे. कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो घूमता नहीं है. ओके,
अब हमने इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे ये इसी के साथ घूमने लगेगा। ठीक है, लिख लेते हैं अपन। ए स्मॉल बॉल is placed at the bottom point of this bowl, and it is gently disturbed up to an angle theta, such that it starts rotating with the bowl. With same angular speed. There is no friction. ये अगला स्टेटमेंट है, there is no friction between the ball and the bowl. Then find that angle theta. आपको डायग्राम में दिया हुआ है, this is the angle theta. ठीक है, ये बॉल को डिस्टर्ब कर दिया आराम से, कितने एंगल तक? थीटा एंगल तक। ये थीटा एंगल है, यही आपको फाइंड करना है। आपको दिया क्या क्या है? गिवन एंगुलर स्पीड ऑफ बॉल इज ओमेगा, और दूसरा टर्म जो आपको दिया है रेडियस ऑफ बॉल इज आर, एंड यू आर सपोज टू फाइंड थीटा। ठीक है, वही थीटा जो डायग्राम में शो किया गया है। वेल, सबसे पहली बात यह है भाई कि ये जो बॉल है ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो ये कंचे को, ये बॉल को नीचे गिर जाना चाहिए, क्योंकि कोई फ्रिक्शन तो है ही नहीं। नीचे क्यों गिर जाना चाहिए? इसका बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि इस पे एक फोर्स लग रहा है भाई mg, अच्छी बात। दूसरा फोर्स क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। ये आप समझ पा रहे हैं, नॉर्मल इधर लगेगा, है ना, स्फीयर है। ये तो बीट भी नहीं है जो दो पॉसिबिलिटी बनती है ऊपर नीचे की, यहाँ तो ये प्रेस ही कर रहा होगा। अब चलो एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि mg का एक कंपोनेंट कौन बैलेंस कर लेगा? नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। भाई अगर ये स्लिप भी करेगा तो नीचे फिसलता हुआ आएगा, बाउल के सरफेस के अलोंग ही आएगा, तो पाथ तो उसका सर्कुलर ही होगा। तो फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करना पड़ेगा अपने को? रेडियल एंड टेंजेंशियल। हाँ जी, तो आप mg को ऐसे रिजॉल्व भी कर लिए, मैंने mg के कंपोनेंट भी लिख दिए। ये एंगल थीटा है, आप देख पा रहे हैं। तो इधर आ जाएगा आपके पास mg cos थीटा, और इधर आ जाएगा आपके पास mg sin थीटा। चलो एक बार के लिए मान लें हम कि नॉर्मल mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, पर हु विल बैलेंस mg sin थीटा? mg sin थीटा को तो बैलेंस करने वाला यहां कोई भी नहीं है। एग्री? तो भाई इस mg sin थीटा की वजह से तो इस बॉल को नीचे आ जाना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इट इज नॉट कमिंग डाउन, इट इज मूविंग विद द बॉल। तो हाउ विल यू थिंक? तो सबसे पहले तो ये सोच लो कि ये क्या कर रहा है? बॉल के साथ सर्कुलर मोशन में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी अंदर की सरफेस, ये तुमको नहीं दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से। सो एज पर द क्वेश्चंस डिमांड, दिस बॉल, दिस कंचा जो है वो किस में जा रहा है? सर्कल में, और सर्कल की कुछ रेडियस होगी, उसे आप मान लीजिए स्मॉल r। ठीक है, और एंगुलर स्पीड कितनी है? सेम टू सेम ओमेगा, तो एंगुलर स्पीड इज सेम ओमेगा। ऑलराइट, अब कुछ पॉइंट्स मान लो आप यहाँ पे, मान लीजिए सेंटर इज C, दिस इज O, कंचे को अपन ने P बोल दिया इस लोकेशन पे। अच्छी बात है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अब आपको जो फोर्सेस हैं वो ऐसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सर्कल में जा रहा है, और सर्कल कैसा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ओके, तो अब ऐसे रिजॉल्व करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अब कैसे रिजॉल्व करना चाहिए? जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके रेडियल और उसके टेंजेंशियल। तो फिर हमें पता चलता है कि यार mg तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि mg तो हमारे लाल वाले सर्कल के परपेंडिकुलर लग रहा है ना। तो गुड, तो फिर अपन ऐसे रिमूव कर देंगे।
Okay, forget about it. So अब रिजॉल्व कौन होगा? अब रिजॉल्व होगा नॉर्मल, ठीक है, बिकॉज नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा इस सर्कल के प्लेन में और एक आएगा परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल रिजॉल्व होगा, यहाँ एंगल थीटा आएगा, ये आ जाएगा अपने पास n cos थीटा, और इधर एक पार्ट आ जाएगा अपने पास n sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है। तो ग्राउंड फ्रेम में ही सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल मैं, चलिए इसको मैं बाउल के फ्रेम में भी जाके आपको करके बताऊंगा, फिलहाल ग्राउंड फ्रेम में बता रहा हूँ। So in ground frame we are solving। तो ग्राउंड फ्रेम में तो ये जो बॉल है, कंचा है, वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। वर्टिकल में ये बैलेंस कर लेंगे भाई, यहाँ कोई मोशन नहीं हो रही है, तो अपन लिखेंगे जो n cos थीटा है, कोनिकल पेंडुलम जैसे ही तो बन रहा है एक तरीके से, है ना। तो n cos थीटा क्या बन जा रहा है आपका mg, और n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू आ जाएगी mv स्क्वायर बाय r या फिर m ओमेगा स्क्वायर r, मुझे v नहीं दिया है, ओमेगा दिए। और r किसकी r आएगी? रेडियस ऑफ दिस सर्कल, लाल वाले सर्कल की, ना कि बाउल की रेडियस। अच्छी बात है। मुझे थीटा चाहिए, पर मुझे स्मॉल r भी नहीं पता है। तो ये ट्राइंगल देखिए जरा, दिस ट्राइंगल OCP, ट्राइंगल OCP, this dimension is r, this dimension is capital R, and this angle is theta, this is 90. So can we express small r in terms of capital R? क्योंकि capital R मुझे पता है, तो can I write sin of theta as small r by capital R? So small r can be written as r sin of theta. Yes, I can. So I'll put it here. This equation will transform into n sin theta is equal to m omega square r sin theta, just like conical pendulum. So I get n is m omega square r. Okay, so make it equation 3. अब आपको तो थीटा चाहिए, तो n की वैल्यू किस में पुट कर दो? इक्वेशन 1 में। सो पुट n फ्रॉम 3 इन 1, तो क्या आ जाएगा अपने पास? m ओमेगा स्क्वायर r इंटू cos ऑफ थीटा is equal to mg, mm cancels out, so cos of theta comes out to be g divided by omega square r. It is asking theta, so cos inverse g divided by omega square r. Well, so this is a solution in ground frame. So due to this circular motion, n cos theta is balancing the mg, and n sin theta is doing what? Providing the centripetal force required for this small ball to be in the circle. अच्छा, अगर ये सर्कल में नहीं जा पाता तो ये स्लिप करता नीचे, तो फिर ये एक और सर्कल में जा रहा होता, उसके हिसाब से हमने रिजॉल्व किया था पहले फोर्स। ओके, वेल, ये तो हुआ इसका ग्राउंड फ्रेम में एनालिसिस कि ग्राउंड फ्रेम में क्या हो रहा है, आपने समझ लिया। अब इसको ही अपन सॉल्व करके देखते हैं इन फ्रेम ऑफ द बॉल। बॉल पे बैठ गया मैं जाके, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, तो मुझे एक कंचा रेस्ट पे दिखेगा। जस्ट लाइक अर्थ घूमती है, पर मेरा और मेरे पड़ोसी का घर मुझे हमेशा रेस्ट पे ही दिखता है, और मैं भी, है ना, क्योंकि सब घूम रहे हैं। ओके, सो मेथड 2 of the same question I am telling, method 2. So method 2 means in frame of ball. So in frame of ball, फ्रेम ऑफ बॉल तो कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेटिंग है, रोटेट हो रहा है। तो भाई फिर मुझे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा इस बॉल पे। बॉल मुझे रेस्ट पे दिखेगा, है ना। बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, सो इन फ्रेम ऑफ बॉल दिस बॉल इज इन इक्विलिब्रियम। और यहां क्या था? इन ग्राउंड फ्रेम बॉल इज मूविंग in a horizontal circle. Horizontal circle. So that's the difference. That's the viewpoint difference. Here it is an equilibrium. अब जब कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो हमारे पास फ्रीडम होती है फोर्सेस को कैसे भी रिजॉल्व कर लीजिए। तो सपोज फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा बदल जाएगा, कौन सा एक और फोर्स दिखेगा इस पे आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दिखेगा, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ द बॉल।
इट इज रोटेटिंग ग्राउंड फ्रेम। अभी ऑब्जर्वर इस बाउल के साथ ही है, कहीं भी बैठा दो उसको बाउल पे, मान लो वो यहाँ बैठा हुआ है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या करना पड़ेगा, हमारा जो बॉल है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा। और बॉल सच में किस सर्कल में जा रहा है, बॉल इस सर्कल में जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द सर्कल, ये उसकी रेडियस है, तो इस पर रेडियली आउटवर्ड, किसका रेडियली आउटवर्ड, जिस सर्कल में ये बॉल जा रहा था उसका रेडियली आउटवर्ड। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, इस बाउल की रेडियस के आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल लगाते हैं। जी नहीं, सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, जिस वो सर्कुलर मोशन बॉडी कर रही है उसके रेडियली आउटवर्ड। सो दिस इज द रेडियली आउटवर्ड। सो व्हाट यू गेट हियर, m ओमेगा स्क्वायर r से स्मॉल r, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल, एक्स्ट्रा फोर्स हो गया। बाकी फोर्सेस तो जैसे हैं वैसे ही लगेंगे। यहाँ पे क्या लग रहा था, नॉर्मल, अब भी लगेगा, और नीचे mg लग रहा था वो भी लगेगा, ठीक है। नाउ यू आर फ्री टू रिजॉल्व, आप चाहें तो ऐसे रिजॉल्व कर ले, ठीक है, या फिर आप चाहें तो नॉर्मल को सिंपली mg sin थीटा mg cos mg को रिजॉल्व कर लें, ऐसे रिजॉल्व कर लें, इट्स योर फ्रीडम। सो व्हाट यू कैन डू, you can either resolve your normal like this angle is theta, this is c o, this is p, so you get here what, n cos theta, and here you get n sin theta. You can check, you will write equilibrium condition है तो n cos theta equal to mg, और इधर भी फोर्सेस बैलेंस करेंगे, सो n sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। अब ये वाला पार्ट कॉमन रहेगा इस मेथड में भी, ये जो पोर्शन है दिस विल बी कॉमन इन मेथड 2 आल्सो। आपको स्मॉल r रिलेट करनी पड़ेगी कैपिटल R से, तो आप यहाँ पे लिखोगे n sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा sin theta will cancel out, so you'll put the value of normal in this equation, so at the end you'll get cos theta equal to mm cancel हो जाएगा, yes, g divided by omega square r, so you are getting the same answer, isn't it? Only a little bit point of view difference है कि यहाँ कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं देख रहे हैं, जबकि यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यहाँ बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू m इंटू AC लिखा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, इससे फोर्सेस बैलेंस कर दिया। अब यहाँ का एक फायदा क्या है, यहाँ पे एक फायदा ये है कि जरूरी नहीं आप ऐसे ही रिजॉल्व करें, आप कैसे भी रिजॉल्व कर सकते हैं, mg और m ओमेगा स्क्वायर r को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके बताऊं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं डायग्राम ये यूज कर लेता हूँ, ठीक है, बट बाकी चीजें हटा दे रहा हूँ। So still I am in which frame? I am in frame of बाउल, सिर्फ दूसरे फोर्सेस को रिजॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे आपकी बॉडी इन फ्रेम ऑफ बाउल है ना, कहानी वही है, बॉल इक्विलिब्रियम में ही रहेगी और एक फोर्स उसे लगाना ही पड़ेगा विच इज आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल r, ठीक है। अब रिजॉल्व, चलो मुझे नॉर्मल को रिजॉल्व नहीं करना है, मैं इस बार इन दोनों को रिजॉल्व करता हूं, तो मेरे लिए एक लाइन ये हो जाएगी और एक लाइन ये हो जाएगी, ऐसा मैं ग्राउंड फ्रेम में नहीं कर सकता था, ठीक है। अब चलो रिजॉल्व कर लेते हैं, एंगल वगैरह आपको समझने ही पड़ेंगे, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आ रहा है, सही बात। और ध्यान से देखना, ये रेड और mg और m ओमेगा स्क्वायर में एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना, 90 माइनस थीटा, टेंजेंट और रेडियस में 90 है, तो एट द एंड दिस एंगल विल बी थीटा। तो आपको दो रिजोल्यूशंस करने पड़ेंगे, कर लीजिए भाई। mg का ये कंपोनेंट आ जाएगा, आएगा आपके पास mg cos थीटा, और यहाँ आएगा कौन, mg sin थीटा, ठीक है। अब m ओमेगा स्क्वायर r को भी रिजोल्व कर लीजिए, सो m ओमेगा स्क्वायर r का एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, और यहाँ पे आएगा आपके पास m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। तो ये इक्विलिब्रियम है इसलिए ऐसा अलाउड है। तो अब ये तो रिजोल्व भी हो चुके हैं, सो मेक देम डॉटेड। अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सो आप क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा, ठीक है। और क्या लिखोगे,
और आप लिखोगे कि mg साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। ठीक है, साथ में ये तो रखना ही पड़ेगा, स्मॉल r को यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, तो स्मॉल r को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, तो आप देखिए क्या आता है आपके पास, mg साइन थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R साइन थीटा, ये स्मॉल r की जगह लिख दिया, टू cos थीटा। साइन थीटा कैंसिल्स आउट, mm कैंसिल्स आउट, सो cos ऑफ थीटा आपके पास क्या आ रहा है, g डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर r। यस, सेम आंसर आ रहा है। अच्छा, आप इस नॉर्मल को भी बता सकते हैं, वहां पर नॉर्मल की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी, mg डिवाइडेड बाई cos थीटा, यहां भी उतनी ही आएगी, आप जरूर चेक कर लीजिए। आप r को पुट कर दीजिए और किसे पुट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, cos ऑफ थीटा ऑल्सो, यू हैव गॉट cos ऑफ थीटा एट g बाई ओमेगा स्क्वायर r, पुट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं, गेट द आंसर एज सेम जो कि पुराने में आ रहा है, नॉर्मल के लिए भी। तो वेल, आई टोल्ड यू 3 थिंग्स हियर, या तो आप ग्राउंड फ्रेम में से सॉल्व कर लीजिए, या फिर बाउल के फ्रेम में इस तरीके से रिजॉल्व कर लीजिए, ग्राउंड के फ्रेम में आपको वैसे ही रिजॉल्व करना है जैसे मैंने करवाया था, या फिर आप इस तरीके से भी रिजॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसा ना ही करें तो बेहतर है, फालतू में कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं अपन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देन। Okay, so the next question is, लिखिए क्वेश्चन ही लिख लीजिए आप, a ring can slide on a rod in horizontal plane. So there is a rod which can rotate, लिख लीजिए, rod is rotating with constant angular speed omega, okay, about one of its end like this। तो रॉड का जो सर्कल बनेगा वो ऐसा बोर्ड के अंदर से होता हुआ फिर बाहर निकलेगा, आप समझ रहे हैं, ऐसे रॉड है और इस तरीके से ये रोटेट हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। सो देयर इज ए रिंग which is exactly the size of, just fit हो रही है, and this is exactly midway, it is released from rest from midway, so L by 2 these distances, ठीक है, and this is released from rest। okay, let us write this as point P, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, this ring is released from rest at point P। ओके, एक और इंफॉर्मेशन दी गई आपको, रॉड इज स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड रिंग, लेंथ ऑफ रॉड आपको दी गई है L, क्वेश्चन है फाइंड speed of this ring when it just leaves the rod, find speed of the ring when it just leaves the rod। वेल, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या हो क्या रहा है, why this ring will leave the rod, ओके, लॉजिक क्या होगा, तो सी रॉड सर्कुलर मोशन में जा रही है ना, तो रॉड में जो टेंशन आ रही होगी, इट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर डिफरेंट masses of this rod, but what about this ring, क्या इस रिंग के पास कोई एजेंट है जो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके,
रिंग पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे होंगे? mg एक्ट हो रहा होगा नीचे, नॉर्मल एक्ट हो सकता है परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड, या बट इसे जो सर्कुलर मोशन करनी है वो तो हॉरिजॉन्टल करनी है, और इसका जो सेंटर होगा सर्कुलर मोशन का वो यहाँ पे होगा, लेट्स कॉल दिस ओ। तो ये इसके लिए रेडियस का काम करेगा। तो इफ इट वांट टू गो इन ए सर्कल इट विल गो लाइक दिस, यस, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जाएगा। तो क्या कोई भी फोर्स आप देख पा रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में इसके पास अवेलेबल है? आप देखिए यहाँ पे mg आएगा, और नॉर्मल नॉर्मल भाई किसी एंगल पे भी लगा दूं, मैं एंगल पे भी लगा दूं तो इसके दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं लाइक दिस। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, और ये वर्टिकल में है। तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड है, बट फिर भी उसका कोई कंपोनेंट किधर नहीं बन रहा है, टुवर्ड सेंटर नहीं बन रहा है। सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम इज this ring cannot perform circular motion with the rod. So what will happen? Ring circular motion perform कर नहीं पाएगी, then this rod will slip under the ring. Okay, just like suppose ये मार्कर मेरे हाथ पर रखा हुआ है और मैं अपने हाथ को ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, और अब यहाँ तो फ्रिक्शन है, सपोज मैं इसे बहुत ज्यादा एंगुलर स्पीड से घुमाऊं, आई डोंट नो आपको दिखा कि नहीं, बट यू विल सी कि जो मार्कर है वो फ्लाई कर गया मेरे हाथ से। क्यों फ्लाई कर गया? क्योंकि मार्कर किस में नहीं मूव कर पाया, मार्कर कुड नॉट मूव इन सर्कल, मेरा हाथ उस मार्कर के अंडर से स्लिप हो गया। ठीक है, तो हाथ के फ्रेम में देखूंगा तो मार्कर किधर जाता हुआ दिखेगा मुझे? रेडियली आउटवर्ड। ओके, हाँ, ये तो परफेक्ट एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे हाथ में कर्वेचर है, मैंने कुछ फोर्स लगा दिया इसलिए मार्कर ऐसा दूर की तरफ भाग गया। अगर परफेक्ट एक्सपेरिमेंट करते अपन तो मार्कर इधर ही रह जाता और मेरा हाथ निकल जाता यहां से। यस, वही होता। ओके, सो लेट्स सी। अब ग्राउंड फ्रेम में चल क्या रहा होगा? ग्राउंड फ्रेम में दो चीजें चल रही होंगी कि ये जो रॉड है वो सर्कल में जा रहा होगा और रिंग इस रॉड पे बाहर की तरफ जाती हुई दिख रही होगी। तो ये जो रिंग है वो इस तरीके से बाहर भी जा रही होगी और साथ ही साथ ये सर्कल्स में भी जा रही होगी। तो आप समझ रहे हैं कैसी मोशन हो रही होगी? ऐसी हो रही होगी, एक छोटा सर्कल होगा, पहले फिर घूम के बड़े सर्कल में जाएगी, फिर घूम के और बड़े सर्कल में जाएगी, फिर घूम के और बड़े सर्कल में, से स्पाइरल पाथ में जा रही होगी एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, एंड इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू एनालाइज, इजंट इट? So what is the best choice? Best choice is to move into the frame of rod. तो रॉड के फ्रेम में सर्कल्स नहीं दिखेंगे, रिंग सिर्फ और सिर्फ रॉड पे बाहर की तरफ स्लाइड करती हुई दिखेगी। समझ में आ रही है बात? तो अपन किसके फ्रेम में चले जाएंगे? इन, ताकि एक ही मोशन दिखे मुझे। सो आई विल मूव इनटू फ्रेम ऑफ रॉड। ओके, आई विल ड्रॉ अनदर डायग्राम फॉर इट। So let us solve in frame of rod. ठीक है, ring will slide outward. Now the question arises, which force is responsible for this outward sliding motion? है ना, कैसे बताएं कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? क्या कोई फोर्स है वहां पे? तो यस, वी कैन टेल कि किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी t इक्वल टू 0 पे तो रिंग यहां थी, दिस वाज द t इक्वल टू 0 इंस्टेंट। ओके, t इक्वल टू 0 किसी भी टाइम पे यहां पहुंच जाएगी, है ना। तो और इसकी एक्सिस से जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो x हो जाएगी। तो इस टाइम पे इसके पास हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन कौन से फोर्सेस लगाने पड़ेंगे? mg नॉर्मल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा विच इज centrifugal force, because my observer is on the rod and rod is non-inertial frame. So फिलहाल at this instant you can call it t equal to t. At t equal to t, this ring is in a circle of x in the ground frame. Okay, there will be a pseudo force. So in frame of rod आप कैसे justify कर सकते हैं कि ये रिंग बाहर की तरफ जा रही है? क्यों जा रही है? Because of this force. Okay, perfect. तो अब क्या करेंगे? ये फोर्स क्या है? जैसे जैसे एक्सेस से दूर जाएगी इस फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सो इट्स ए वेरिएबल फोर्स, और ये फोर्स इसे एक एक्सेलरेशन भी इंपार्ट करेगा। और ये एक्सेलरेशन किसके फ्रेम में है? रिंग के फ्रेम में, सॉरी रॉड के फ्रेम में। और
ये एक्सेलरेशन होने की वजह से t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक जब ये मूव किया होगा तब तक इसके पास कुछ वेलोसिटी भी आ गई होगी. नाउ इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स. तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिस फोर्स विच इज सेंट्रीफ्यूगल m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू मास ऑफ दिस, मैंने मान लिया मास ऑफ दिस रिंग इज स्मॉल m into a, it is in frame of rod only, so a comes out to be omega square x. या a को आप क्या लिख सकते हैं, v dv by dx, क्योंकि आप v फाइंड करना चाहते हैं. ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो अपन v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s लगा देते, पर फिलहाल तो नहीं लगा सकते, तो अपने पास आ जाएगा v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स dx. इंटीग्रेट करेंगे और x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, आप देखिए t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है, l/2, और when it will be just about to leave this, इस टाइम पे x की वैल्यू कितनी होगी, here x will be equal to l and here x is equal to l/2. mg or normal are not participating in this journey, so what will you write? So when x is l/2, x is measured from this axis because center इसी पे lie कर रहा है. So when x is l/2, my speed was 0, it is released from rest, x is L, speed is v. So what you get v square by 2 from 0 to v is equal to omega square into x square and limit from L/2 to L. So what I get v square by 2 minus 0 equal to omega square, L put किया तो L square, L/2 का square हो जाएगा L square by 4. So I put upper limit minus lower limit. So what I get, v square is equal to 2 omega square into 3l square by 4. So v comes out to be root of 3 by 2 into omega l. This is v. Now इतनी मेहनत करने के बाद भी हो सकता है आप गलत कर दें. ये जो v आई है, ये v क्या है, this is v of ring relative to rod, क्योंकि किसके फ्रेम में, रॉड के फ्रेम में. अच्छा, इन ग्राउंड फ्रेम रॉड क्या कर रहा होगा, अब रॉड के अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग आएगी. जो एक्सिस का पॉइंट है वो 0 वेलोसिटी पे है, यहाँ का पॉइंट ओमेगा l/2 से जा रहा है, यहाँ का पॉइंट ओमेगा l से जा रहा है. कौन से पॉइंट की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, जहां रिंग अभी प्रेजेंट है. तो एक्चुअली रॉड इस समय ये जो पॉइंट है वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ओमेगा l इनटू द बोर्ड, और ये दोनों किस एंगल पे, 90 डिग्री. तो अब अपन निकालेंगे इन ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि मैंने कोई फ्रेम मेंशन तो किया नहीं था, मैंने तो सीधा इसका वेलोसिटी पूछा था, तो ग्राउंड फ्रेम ही निकालनी पड़ेगी आपको. सो इन ग्राउंड फ्रेम you will write velocity of ring will be summation of velocity of ring with respect to rod plus velocity of rod. Okay, so what you get, ये दोनों 90 डिग्री पे, तो इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए. velocity of ring will be square root of 90 डिग्री वेक्टर्स का आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर एंड ऐड. ठीक है, और दिस इज द नंबर, दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रिंग विद रिस्पेक्ट टू रॉड. एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रॉड, इज ओमेगा l इन ग्राउंड फ्रेम. इसी पॉइंट का वेलोसिटी यूज करना है क्योंकि रिंग यहीं पर है. तो क्या आ जाएगा आपके पास, वेलोसिटी ऑफ रिंग, ये बेसिकली स्पीड निकाल रहे हैं अपन, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, रूट ऑफ 3/2 ओमेगा l का स्क्वायर प्लस ओमेगा l का स्क्वायर. सो व्हाट विल यू हैव, 3 omega square l square by 2 plus omega square l square. So what we get from here, oh sorry, I did a mistake in this calculation, I correct myself. यहाँ का अपन इंटीग्रेशन करेंगे x का, तो वो भी कितना आएगा, x square by 2 आएगा, तो this 2 will cancel out. Okay, so यहाँ पे 2 आएगा, you do correct, 2 से 2 कैंसिल, तो फिर ये यहां कौन सा फैक्टर ही बच जाएगा आपके पास, 4 का, तो यहां पे ये 4 रहेगा. ठीक है, तो फिर ये मेरे पास आंसर आ जाता है 7 ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई 4 का रूट, तो विच कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 7
ओमेगा एल बाई 2। दिस इज द आंसर एंड बिलीव मी आपको ऑप्शन में एक आंसर ये जरूर मिलेगा जो कि गलत है। ये कौन सी स्पीड है? विद रिस्पेक्ट टू रॉड है व्हेन इट इज जस्ट गोइंग टू लीव एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन इट इज जस्ट गोइंग टू लीव। ओके राइट। One last question for this chapter and rest you will see in the homework जब आप booklet solve करेंगे। Okay, so let us understand कि ये question क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना है कि एक टेबल है, ठीक है, और उस टेबल पे एक रिंग को सर्कल में घुमाया जा रहा है। स्मूथ टेबल है, ठीक है, there is a horizontal smooth table, ठीक है, और इसके ऊपर एक रिंग रखा हुआ है और उसे सर्कल में ले जाया जा रहा है रिंग को। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहां पे एक रिंग है, चेन मान लीजिए आप रिंग के बजाय, ये लिंक्स हैं उस चेन की, इस तरीके से, है ना, और बड़ा भी कर सकते हैं अपन। और उसकी लेंथ L है और इसे घुमाया जा रहा है एक सर्कल में एंगुलर स्पीड ओमेगा से। तो आपको बता दूं मैं, हियर लेंथ ऑफ चेन इज L और इसे ऐसे सर्कल में घुमाया जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ठीक है, तो क्या होगा, इसमें टेंशन आ जाएगी, ये बाहर की तरफ खींच रही होगी, है ना, टूट भी सकती है अगर अपन बहुत ज्यादा तेज घुमाएंगे तो मेरा क्वेश्चन यही है, फाइंड टेंशन इन द चेन। ठीक है, दिस टेबल इज स्मूथ और आपको ये भी दिया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड गिवन एंगुलर स्पीड इज ओमेगा। एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, तो आपका आंसर ओमेगा और एल के टर्म में आना चाहिए। कांस्टेंट आ सकते हैं जी जैसे अगर आ रहे होंगे तो कैसे सॉल्व करें? इतना तो समझ में आ रहा है कि इसे जब सर्कल में ले जाया जा रहा है तो इसका हर पार्टिकल को क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं है तो ये बाहर भागने की कोशिश करेगा, इट विल लीव द सर्कल। तो इस वजह से ये किस में आ गई होगी? एक एलोंगेशन में आ गई होगी, पर ये चेन है, स्प्रिंग तो नहीं है, ठीक है, पर इस एलोंगेशन की वजह से इसमें क्या आ गया होगा? टेंशन आ गया होगा। ठीक है, अब वो टेंशन कैसे फाइंड करें अपन? लेट अस अंडरस्टैंड। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं so that we can understand. So this is the circle, okay, and these are the links. ठीक है, these are links basically। कोई ना कोई रेडियस होगी इसकी, हाँ जी, मान लीजिए इसकी रेडियस r है और इसे घुमाया जा रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से। तो इसका हर छोटे मास को क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर आप इसके फ्रेम में जाके बैठ जाओ तो उस पर क्या लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों से ही समझ सकते हो। तो चलो वो समझने में थोड़ा इजी रहता है कि मैं इसके ऊपर जाके बैठ गया। ऊपर जाके बैठ गया तो मैंने कोई भी छोटा सेगमेंट उठा लिया जिसका मास डीएम है, उस पर रेडियली आउटवर्ड, इस छोटे से सेगमेंट पर रेडियली आउटवर्ड में क्या लगा दूंगा? आई विल, let me draw it like this so that you can feel the horizontal plane। तो इस पर मैं रेडियली आउटवर्ड एक स्यूडो फोर्स लगा दूंगा which will be dm
into omega square into r, where r is this radius. Yes or no? इसकी वजह से बाहर भागना चाहेगा इन फ्रेम ऑफ दिस चेन। तो इसे रोकने के लिए इसके जो आसपास के एलिमेंट है इसे अंदर की तरफ खींचेंगे, और आसपास के एलिमेंट एक दूसरे को जिस फोर्स से खींच रहे हैं वही टेंशन है। व्हाट इज टेंशन? सपोज मेरा हाथ कोई खींचता है ना, तो मेरी इसको उंगली पकड़ के खींच रहा है, अब उंगली टूट नहीं रही है, इसका मतलब उंगली का जो जॉइंट है उसे बाकी का हाथ दूसरी डायरेक्शन में खींच रहा है, और वही तो वहां टेंशन आएगी। यस, टेंशन इज इंटरनल फोर्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ब्रेक करना पड़ेगा। इंटरनल फोर्स फाइंड करने के लिए तो ब्रेक ही करना पड़ेगा, अदरवाइज दिखते नहीं फ्री बॉडी डायग्राम में। तो अपन एक छोटी सी एक ही लिंक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा दिखा दे रहा हूं। अब ये लिंक कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी सेंटर पे, ताकि मैं इस लिंक का डीएम यानी मास लिख पाऊं, ठीक है। तो मान लीजिए ये लिंक सेंटर पे कुछ टोटल एंगल बना रही थी डी थीटा, यहां पे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा बड़ा सा बना रहा हूं मैं, ठीक है। जहां तक एमजी का सवाल है, तो एमजी कैसे लग रहा होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये यहाँ पे एमजी लग रहा होगा। सो विल इट प्ले द रोल इन दिस सर्कुलर मोशन? नो। सो एमजी और नॉर्मल आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की कहानी है, तो वो तो नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने इसे रिजॉल्व किया, थोड़ा बड़ा बना के दिखा दिया, इस ये जो चेन है इसे थोड़ा बड़ा बना दिया, काफी बड़ा बना दिया, ठीक है। तो घबराएंगे नहीं, ये एक ही लिंक है, ठीक है, और ये सेंटर है, ये रेडियस है आपकी, और ये सेंटर बीच की लाइन है। तो इस लिंक पे एक फोर्स तो आप निकाल ही चुके हैं, कौन सा, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस। अब इस पे बाकी जो फोर्स आएंगे वो आएगा टेंशन। सो टेंशन विल बी along the length of this chain, length is in the circle, तो इस तरीके से टेंशन आ गई इस पे। और ये टेंशन क्या है, जो इसकी साइड वाली लिंक्स हैं वो खींच रही है, अपने बहुत जूम कर दिया इसे, ठीक है। ये टोटल एंगल डी थीटा है, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू। अब क्या करो, टेंशन को रिजॉल्व कर लो, और टेंशन का ये जो सेंटर लाइन देख रहे हैं उसके पैरेलल जो कंपोनेंट है वो किसे बैलेंस कर रहा होगा, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर को, ठीक है। तो स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चन है, तो ध्यान भी रखना इसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन टेंशन को रिजॉल्व करने वाले हैं इन दो कंपोनेंट्स में। Means I'm going to resolve it like this. These are these components perpendicular to this line and parallel to this line. So ध्यान से देखते रहिएगा एंगल्स कैसे निकालते हैं। तो ये और ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, दिस एंड दीज आर पैरेलल, सो दिस एंगल विल बी डी थीटा बाई टू। अब टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री पे होते हैं, तो ब्लू डॉटेड लाइन एंड दिस रेड देयर विल बी एट 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल 90 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल कितना निकल के आएगा, डी थीटा बाई टू। सेम स्टाइल में ये एंगल कितना निकलेगा, डी थीटा बाई टू, ठीक है। वापस समझा रहा हूं, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है और जो रेड है, दे आर रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री पे होंगे, ये डी थीटा बाई टू हो गया, कौन से अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस डी थीटा बाई टू। अब ये दोनों ब्लैक ब्लैक 90 पे है, तो 90 माइनस डी थीटा बाई टू, मतलब डी थीटा बाई टू। ये कंपोनेंट कितना बनेगा, टी कॉस डी थीटा बाई टू, ये बनेगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, ये टी साइन डी थीटा बाई टू, और इधर भी टी साइन डी थीटा बाई टू। What will happen, they'll cancel out, yes, and this plus this will be balancing this one, so you'll be writing 2t sine d theta by 2 equal to dm into omega square into r, ठीक है। इसका मास आपको दिया गया, you also need mass of chain is m, ठीक है, और यूनिफॉर्म चेन अज्यूम कर रहे हैं। अब डीएम कैसे पुट करोगे, हाउ विल यू राइट डीएम? सो डीएम यूनिटरी मेथड लगाएंगे अपन। डीएम एक चेन का मास है, तो अपन क्या करेंगे,
कि अपनी टोटल चेन m डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ l इनटू लेंथ ऑफ वन सेगमेंट। तो एक सेगमेंट की लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे, तो ये आर्क लेंथ से आ जाएगा अपने पास। ये रेडियस r है, तो यहाँ से लेके यहाँ की जो लेंथ आएगी वो r इंटू एंगल आ जाएगी, आर्क लेंथ। तो यूनिटरी मेथड लगा दिया कि टोटल मास m, टोटल लेंथ l है ना, इनटू इसकी जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, r इंटू डी थीटा। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पुट कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, वन मोर थिंग जो आप आगे भी यूज करेंगे कि साइन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल इज दैट एंगल ओनली। साइन ऑफ डी थीटा तो बहुत ही छोटा होता है ना, तो साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 को सिंपली क्या लिखा जा सकता है, डी थीटा बाई 2। जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 0.1 ऑलमोस्ट 0.1 ही आएगा। सो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज थीटा ओनली। सो ये दोनों कंडीशंस हम यहाँ पुट कर देंगे और ये रिजल्ट जो है वो क्या बन जाएगा, 2t इंटू साइन हट जाएगा डी थीटा बाई 2 इक्वल टू व्हाट वील हैव, dm की जगह पे m बाई एल इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, डी थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो t कितना आ रहा है अपने पास, t आ रहा है m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एल। अब मुद्दा उठता है r तो मुझे दिया ही नहीं है, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं, इसकी टोटल लेंथ l दी हुई है और टोटल लेंथ को अपन 2 पाई r भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से r को क्या लिख सकते हैं, l डिवाइडेड बाई 2 पाई। सो यूज दैट। तो टेंशन फाइनली जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो कितनी आ जाएगी आपके पास, m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। सो इट कम्स आउट टू बी m ओमेगा स्क्वायर l square by 4 pi square L cancels out. So final tension here comes out to be m omega square L divided by 4 pi square. This is your answer. Okay, so this is the tension. It's a wonderful question. लोगों को क्लिक भी नहीं करता है कि इसमें टेंशन कैसे फाइंड करना है और क्यों आ रही है। I hope you are able to understand. In case any doubt, you can ask. So that's it. That's all about the circular motions. And next chapter will be work power analysis. That's it. Thank you.